हेलो। आवाज आ रही है आप सबको? हाँ जी बेटा, हेलो बेटा। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग बेटा? मैं एक बार नाम पढ़ दूं सबके। अमन, अंजलि, स्तुति, मौली, प्रिया, सोफिया, कैसे हो बेटा आप लोग सब? ठीक है, चलिए शुरू करेंगे आज का काम बेटा। और मैं थोड़ा सा पहले आपको लॉ के बारे में बताता हूँ, हमें क्या क्या पढ़ना है। सुशील भैया, ये दरवाजे बंद कर देना, डोर बंद कर देना। आ जाओ, सभी सामने देखो बेटा। मैं आपको बताऊंगा कि सीए इंटर के लॉ में आपको किन किन चीजों को कैसे कैसे सीखना है। देखो बेटा, आप सभी सामने देखिएगा। थोड़ा सा लॉ के बारे में, लॉ का पेपर का स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। पहले तो आपको बात बताता हूं, देखो हमारे पेपर का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। देखिए, हमारे पेपर का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। बेटा पेपर के दो हिस्से हैं, जैसे कि नाम से दिख रहा है ना, दो हिस्से हैं। ये पूरा पेपर तो 100 नंबर का है, लेकिन इसमें कॉर्पोरेट लॉ है 60 नंबर का। 60 मार्क्स का कंपनी लॉ होता है, एंड 40 नंबर का अदर लॉ है। तो हम सीखा करते हैं कंपनी लॉ कैसे काम करता है एंड अदर लॉज कैसे काम करता है। ओहो, रिमोट आपको चाहिए? अच्छा, एंगल कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। आप लोग जो बच्चे बेटा ऑनलाइन हो, प्लीज कोई भी साउंड की या वीडियो की दिक्कत तो बताते रहना साथ साथ। तो मैं आपको पेपर के बारे में बता रहा था, एक बार फिर से देखो। पेपर के बेटा दो सेगमेंट हैं, कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज। कॉर्पोरेट लॉ जो है वो मेनली हमारा कंपनी लॉ है। तो कॉर्पोरेट लॉ है हमारा कंपनी लॉ, जिसके अंदर आप कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हैं। जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इसे आप सेक्शन नंबर 1 से सेक्शन नंबर 142 तक पढ़ते हैं। 141 तक हमारा मेन चैप्टर होता है बेटा, ये आप मेनली पढ़ते हैं। और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चैप्टर जोड़ा गया, ये याद रखिए, इसका पहला पार्ट है। इसमें दूसरा पार्ट है जिसका नाम है एलएलपी एक्ट। एक बात दिमाग में आएगी कि क्या ये वही एलएलपी एक्ट है जो हमने फाउंडेशन में पढ़ा था? बात है हाँ वही है, थोड़ा सा उसमें दो टॉपिक बढ़ जाएंगे। तो एनएलपी एक्ट हमारे एग्जाम में कवर करता है 5 से 8 नंबर का हिस्सा, एंड कंपनीज एक्ट कवर करता है हमारे पास 52 से 55 नंबर का हिस्सा। 52 से 55 मार्क्स का हिस्सा कंपनी लॉ, ये है हमारा कंपनी लॉ। फिर कंपनी लॉ के बाद हमारे पास हमारे पेपर का जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड हिस्सा है, उसका नाम है अदर लॉज। देखिए, ये है हमारा अदर लॉज। जो अदर लॉज है बेटा, इसमें आप चार मेन लॉ पढ़ते हो। बेसिकली अदर लॉज कैसे कैसे लॉ है मैं आपको बताता हूं। अदर लॉ में आप मेनली सबसे पहले पढ़ते हो एक लॉ जिसका नाम है फेमा। फेमा होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये हमारा मेन लॉ है। फिर अदर लॉज में आप दूसरा लॉ पढ़ते हो जिसका नाम है, याद कीजिए, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ये हमारा दूसरा अदर लॉ है। और अदर लॉज का तीसरा जो सबसे मेन लॉ है, इसका नाम है जनरल क्लॉजेज एक्ट। जनरल क्लॉजेज एक्ट, मैं आपको इनके बारे में, सबके बारे में और भी बताता हूं, क्योंकि आज पहला पहला दिन है, तो आज आपको इनके बारे में कुछ बातें बताता हूं। बहुत से लोग एनएलपी को भी अदर लॉज में ही गिनते हैं, लेकिन हम एनएलपी को वेटेज के हिसाब से कंपनी लॉ में डालते हैं पेपर के अंदर। पूरा जो मेन एग्जाम का पेपर होता है ना आपका, अगर आप पूरे मेन एग्जाम के अपने क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखोगे, तो मेन एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है, अगर हम उसके स्ट्रक्चर को देखें, तो पेपर कैसा है। देखो बेटा, पेपर के तीन सेगमेंट हैं। पेपर में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, राइट। 70 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर है। जो 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर है, उसके अंदर भी मेन जो चीज है, लास्ट कई अटेम्प्ट से अगर हम देखते हैं, तो लगभग 55 मार्क्स से ज्यादा के हमारे पास केस स्टडीज आते हैं। 55 नंबर से ज्यादा की हमारे पास है केस स्टडीज।
और 10 से 15 नंबर के हमारे पास थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं। ये हमारे पास है थ्योरी क्वेश्चंस, लेकिन पूरे पेपर का हेलो। बेटा मुझे बताओ कहां से साउंड गायब हुई थी, कुछ पॉइंट रिपीट करूं? चलिए तो मैं एक बार थोड़ा सा फिर से बताता हूं, शायद आपकी साउंड यहां से बंद ना हुई हो। एक बार देखो बेटा, मैं कह रहा था फीमा वो लॉ है जो हमें फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन्स को सिखाता है। फॉरेन एक्सचेंज में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है, फॉरेन करेंसी में डीलिंग्स कैसे होती हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में सीखते हैं अलग अलग लीगल प्रोविजंस की मीनिंग कैसे बनाते हैं। लॉ में कोई सेंटेंस है उसका मीनिंग कैसे बनता है, उसको कैसे पढ़ा जाता है। जनरल क्लॉजेस एक्ट में सीखते हैं लीगल वर्ड्स की मीनिंग कैसे बनते हैं, और किसी भी लॉ में बहुत से रूल्स बनाए जाते हैं। लॉ में बनाए गए रूल्स कैसे होते हैं, रूल्स का क्या मतलब होता है, रूल्स को कैसे पढ़ा जाता है, इसे सीखेंगे। मैं एक एक करके आपको थोड़ा सा आज की, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, कंपनी लॉ के बारे में आपको बेसिक बातें बताता हूं। देखो बेटा, देखो आपको क्या सीखना है, कंपनी लॉ कैसे पढ़ते हैं। आप सभी यहां से ध्यान से देखिए, सामने देखिएगा और केयरफुली बड़ा मेरे साथ इस बात को समझ के देखिए।
देखिए, हम जो कंपनी लॉ पढ़ते हैं, हम इंडिया में सीखते हैं कि कंपनीज क्या हैं और कैसे काम करती हैं। ठीक है बेटा, आज ज्यादा कुछ लिखने का काम नहीं है, आप छोटे छोटे फ्लो चार्ट बना के बताऊंगा, आप इनको चाहो तो साथ साथ सीख सकते हो। देखो बेटा, इंडिया में कंपनीज ना बिजनेस करने का सबसे बड़ा तरीका है। और इवन आप जब ऐसा सीए काम करोगे, आप ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करोगे, तो आप बेटा या तो जॉब करोगे या आप अपना ऑफिस खोल के बैठोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो अगर आप जॉब करोगे ना, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी, जितनी बड़ी कंपनी में जॉब करेंगे उतनी ज्यादा सैलरी मिलेगी, तो आपको बड़ी से बड़ी कंपनी में जाके जॉब करनी है। आप प्रैक्टिस करोगे बेटा, तो आपके पास क्लाइंट होंगे जो कंपनीज हैं जिनके लिए आप काम करोगे। तो आपको सबसे पहला काम क्या सीखना होता है? आपको सबसे पहला काम इंटर में आके सीखना होता है कि कंपनी की फॉर्मेशन कैसे की जाती है। आप सीखते हो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब आप कहोगे सर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी तो हमने थोड़ा सा फाउंडेशन के अंदर भी सीखा है, बट फाउंडेशन में फॉर्मेशन सिर्फ ऊपर ऊपर से सीखा, सुपरफिशियली सीखा। इंटर में आप कंपनी की मेन फॉर्मेशन को सीखोगे, जिसके अंदर हम आपको कंपनी लॉ का सबसे पहला चैप्टर कराएंगे, जो कि हमारे सेक्शन नंबर 3 से सेक्शन नंबर 21 तक चलेगा। तो ध्यान दीजिए, हम चलेंगे सेक्शन नंबर 3 से सेक्शन नंबर 21 तक, जहां कंपनी को बनाना सिखाएंगे। ये हमारा पहला मेन चैप्टर चलेगा। इसमें आप मेरे पास क्या सीखोगे? आप सीखोगे कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है। जैसे मुझे कंपनी को बनाना हो, कंपनी को कैसे बनाते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कैसे की जाती है। आप सीखोगे हमारी गवर्नमेंट ने कंपनीज को बनाने के लिए, चलाने के लिए एमसीए नाम की अथॉरिटी बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हमें सीखना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर हम कंपनी को कैसे बनाने का काम करते हैं। इस मिनिस्ट्री की साइट पर गवर्नमेंट के एक ऑफिसर, जिसको बोलते हैं आरओसी, आरओसी की फुल फॉर्म क्या होती है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ डीलिंग करना सीखते हैं। हम सीखते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। यहां से हम कंपनी को बनाना शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर हमें किसी भी कंपनी को बनाना हो, तो कंपनी को बनाने का सबसे पहला जो मेन स्टेप होता है वो यहीं से शुरू होता है। इस चैप्टर में आप खास फोकस सीखोगे, आप सीखोगे कि मान लो अगर किसी कंपनी के अंदर उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बदलना हो, तो हमने इसका नाम रखा ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो हम आपको सिखाएंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बदलने की क्या स्टेप्स होते हैं, इन्हें कैसे बदला जाता है। हम आपको सिखाएंगे एक कंपनी को चलाते हुए अगर हमें उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को बदलना हो, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो ये काम कैसे होता है, हम इसके स्टेप आपको सिखाएंगे। ये कुछ वर्ड आपको अपने फाउंडेशन से सुने सुने लग रहे हैं, क्योंकि आपने इनके बारे में बहुत ही थोड़ा सा, माइनर सा, हल्का सा फाउंडेशन में भी सीखा है, लेकिन ये सारा काम यहां पर इंटर में नए लेवल पर आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसके बाद का काम बताता हूं जो आपने सिर्फ इंटर में सीखना है, जो आपने फाउंडेशन में कभी नहीं सीखा। एक बार यहां तक कुछ नोटिंग करना है, फ्लो चार्ट। बेटा आप लोग जो बच्चे ऑनलाइन हो मुझे बताओ एक बार, ओके भेजो, क्या यहां तक की सारी बात समझ में आई? आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हो बेटा, आप जो बच्चे ऑनलाइन हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ू। ओके, अब सामने देखो बेटा, देखो हमें आपको जो सबसे मेन काम सिखाना है यहां पर, वो यहां से शुरू होगा। हमारा एक चैप्टर आएगा प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस क्या होगा बेटा? देखो, प्रोस्पेक्टस होगा कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स और डिवेंचर इशू करना चाहती है, तो हमने इसका नाम रखा इशू ऑफ सिक्योरिटीज। आप प्रोस्पेक्टस में सीखोगे कि कंपनी को शेयर्स और डिवेंचर्स कैसे इशू करने हैं। यहां पर आप कंपनी लॉ के अंदर प्राइमरी मार्केट को सीख रहे हैं। आप अगर याद कीजिए, बिजनेस स्टडीज में एक वर्ड बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, तो आप सीखोगे प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है जिसकी मदद से कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है। आप यहां शेयर्स को इशू करने के डिटेल्ड प्रोसीजर सीखेंगे, क्योंकि जब आप अपनी आर्टिकलशिप करेंगे ना, तो आप इन प्रोसीजर्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, जहां आप सीखेंगे कि शेयर्स को इशू कैसे किया जाए। तो ध्यान दीजिए, कोई भी कंपनी अगर शेयर्स को इशू करती है तो उसे एक प्रोस्पेक्टस बनाना होता है। आप यहाँ अलग अलग तरह के प्रोस्पेक्टस सीखोगे कि
किस कंपनी में कितने तरह के प्रोस्पेक्टस हो सकते हैं, तो आप सीखोगे टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। जैसे आजकल हमारी शेयर मार्केट के अंदर कंपनीज जो शेयर इशू करती हैं तो एक खास तरह का प्रोस्पेक्टस बनाती है। इस प्रोस्पेक्टस का नाम होता है रेड एरिंग प्रोस्पेक्टस, HERRING। ये एक अमेरिका का कॉन्सेप्ट है जो साल 2005 में इंडिया में लगाया गया था। हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे कि कंपनीज कैसे अपने शेयर इशू करती हैं, इनका प्रोस्पेक्टस को बनाने का तरीका क्या होता है। अच्छा जितेन, आपने पूछा बेटा मुझे कुछ एआई कंपेनियन स्टॉप करने के लिए, और ओके चलिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूं यहां से, प्लीज और बताते रहना बेटा, ठीक है बेटा। ये हम प्रोस्पेक्टस के बारे में सीखेंगे, ये हमारा मेन चैप्टर होगा जहां आप सीखोगे प्राइमरी मार्केट, शेयर्स क्या है, इशू कैसे होते हैं, प्रोस्पेक्टस कैसे बनता है। अब उसके बाद आपको सीखना है हमारी सेकेंडरी मार्केट का चैप्टर, इसका नाम है शेयर कैपिटल। ये हमारे सिलेबस के सबसे लंबे चैप्टर्स में से एक है, जहां आप सीखोगे शेयर्स की सेल परचेज कैसे होती है, शेयर्स की सेल, अगर किसी शेयर्स को आपको बेचना है, ट्रांसफर करना है, अगर किसी शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में बेचने हैं, तो आप सीखोगे यहाँ पर डीमेट अकाउंट्स के बारे में, डीमेट अकाउंट क्या है, कैसे बनते हैं, है ना बेटा। और आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सीखोगे, कल को सोचो किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाए और शेयर होल्डर की डेथ के बाद उसके शेयर्स उसके परिवार में किसी को दिए जाने हो, तो हम इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। इसका नाम है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो आप सीखेंगे शेयर्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। एक बार यहां तक नोट करो किन वर्ड्स को। एक बार यहां तक नोट करके मुझे बताओ बेटा। और देखो बेटा, इसके बाद आपको सिखाएंगे कि कंपनी बोनस शेयर्स कैसे इशू करती है। बोनस शेयर्स होते हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं फ्री में। हम सीखेंगे एक कंपनी ESOP शेयर्स, ESOP नाम सुना है, एम्प्लॉइज को देते हैं, इसोप कहते हैं। इन्हीं की तरह होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो आप सीखोगे ESOP शेयर कैसे इशू करते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स कैसे इशू करते हैं, इनके प्रोसीजर सीखेंगे बेटा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में सीखोगे ना, एक जैसे टॉपिक आएगा बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक आपको अकाउंट्स के अंदर भी पढ़ना है, लेकिन अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है। हमारे पास आपको बायबैक का लीगल प्रोसीजर सीखना है। आप सीखोगे बायबैक क्या है, बायबैक कैसे होता है, ये सभी प्रोसीजर आपको यहाँ सीखने हैं। ये हमारे मेन टॉपिक होंगे बेटा। एक बार यहां तक पहुंचो फिर आगे बताता हूं। ठीक है, डन बेटा, ओके। अब आप मेरे साथ देखो, फिर मैं आपको कंपनी लॉ के अंदर जो हमारे सबसे मेन और कोर चैप्टर होंगे, सिर्फ नाम नाम लिख के बताता हूं। अभी देखिए, आप सीखोगे एक कंपनी की मैनेजमेंट कैसे चलाई जाए। तो अगर मुझे किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट को चलाना है तो हमें हमारा मेन चैप्टर आएगा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जहां आप ये सीखोगे कि एक कंपनी की मैनेजमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाया जाए। तो हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर हम कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग चलाना सीखेंगे। तो हम सीखेंगे एक कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स कैसे होती हैं। ये हमारे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। कई बार ये चैप्टर अकेला 20 नंबर से ज्यादा हमारे एग्जाम में कवर करता है बेटा। 20-20 नंबर का अकेला हमारे एग्जाम में आ रखा है, जहां हम सीखेंगे कंपनी की जनरल मीटिंग्स के बारे में, शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स के बारे में। फिर आप सीखोगे कंपनी लॉ में अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे। एक कंपनी को अपने अकाउंट्स बनाने हो, अकाउंट्स कैसे बनेंगे बेटा, ये हमारे चैप्टर होंगे, जहां आप अकाउंट्स को बनाने के रूल सीखोगे। याद कीजिए, अकाउंट्स के पेपर में अकाउंट्स को बनाते हैं, बैलेंस शीट और P&L अकाउंट बनाते हो, यहां उन अकाउंट्स को कहां रखा जाएगा, कैसे मेंटेन किया जाएगा, बुक्स कैसे होंगी अकाउंट्स की, वो सब सीखोगे। फिर आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऑडिट। क्योंकि एक सीए कंपनी का ऑडिट करता है, तो आप सीखेंगे कंपनी का ऑडिट कैसे होता है। ऑडिट के रूल सीखने जा रहे हो, ऑडिट कैसे होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद जब आप इसे कर दोगे तो हमारे पास फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा, हम आपको सिखाएंगे फॉरेन कंपनीज
कि अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में काम करने आती है तो कैसे काम करती है। तो जो यहां सीखोगे मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में, मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे सैमसंग, कोका कोला, एप्पल इंडिया में कैसे काम करती हैं, इनके सारे रूल सीखोगे, इनके काम करने के तरीके सीखोगे। आप सीए बनकर किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करोगे तो यही चैप्टर आपके काम आएगा। फिर हमारे पास बेटा कुछ छोटे साइज के चैप्टर है, जैसे हमारा एक चैप्टर होगा डिपॉजिट। जैसे आम लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं ब्याज कमाने के लिए, ऐसे ही आप कंपनी में पैसा जमा कर सकते हैं इंटरेस्ट ब्याज कमाने के लिए। इसी तरह डिपॉजिट की तरह एक चैप्टर आएगा चार्ज। अगर एक कंपनी अपनी एसेट्स को गिरवी रख के किसी लोन को लेने के लिए तो उसे हम चार्ज कहते हैं। ये छोटे छोटे हमारे चैप्टर होंगे। अब मैंने आपको कंपनी के बारे में बेसिक बेसिक बातें बताई। ये कंपनी का हमारा सिलेबस क्या है बेटा, मैं आपको आज सबसे पहले बताता हूं कि हमें इस कंपनी लॉ को कैसे सीखना है और क्या पढ़ना है। एक बार इसे भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूं। आप लोगों ने इसको नोट किया बेटा बोर्ड पे से? इसको एक बार नोट कर दो आप सब। ठीक है बेटा, चलिए अब एक बार शुरू करते हैं काम। आप एक बार मेरे साथ देखो जरा, मैं आपको बताता हूं, यहां से देखिएगा। जस्ट एक सेकेंड बेटा। हाँ जी, तो मैंने आपके लिए आज के लिए एक छोटा सा एक मैंने फ्लो चार्ट आपके लिए बनाया। मैं चाहता हूं आप इसको यहां से देखो मेरे साथ। देखो बेटा, यहां से देखो। देखो ये हमारा कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट कैसे बना था? 2013 में कंपनीज एक्ट बना था। इससे पहले की बात बताता हूं, इस कंपनीज एक्ट के बनाए जाने से पहले 1956 का कंपनी लॉ था। ये कंपनीज एक्ट है। हमें सारे सेक्शन पढ़ने हैं, इंटर में सेक्शन नंबर्स भी याद करने हैं आपको, इसको ध्यान। हाँ बेटा, अच्छा हाँ थैंक यू बेटा, आप ठीक कह रहे हो, मैं ढूंढ नहीं पा रहा था, थैंक यू। तो आप प्लीज एक बार सभी ध्यान दीजिएगा कि हम इसके अंदर सभी सेक्शन नंबर्स को याद करेंगे। एंड कैसे याद करेंगे, एक सेकंड रुकिए। वी नीड टू टेक इट फ्रॉम हियर। क्या वो कलर हमारा बंद है? नहीं बेटा, ऐसे पेन नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, मैं आपको यहीं से बताता हूँ, मेरे साथ देखो। हाँ ये चलेगा, राइट। आप देखो, देखो बेटा, हमें इस कंपनी लॉ को पढ़ते हुए क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। हम इसके अंदर यहां पर सीखने जा रहे हैं सबसे पहले कि कंपनीज एक्ट को कैसे बनाया गया। तो हमारे पास कंपनी लॉ को सीखने के लिए छोटे छोटे हमारे पास प्रोविजंस हैं, और ये प्रोविजंस कैसे हैं, ये कंपनी लॉ के अलग अलग सेक्शंस हैं। ठीक है, जस्ट एक मिनट बेटा। कोई बात नहीं, आप यहीं से देखो बेटा, ये मुझे लग रहा है यही तंग करेगा हमें, चलेगा नहीं, कोई बात नहीं। बेटा कंपनी लॉ में आपको सारी सेक्शन नंबर याद करनी है। मैं आपको एक सेक्शन नंबर दिखाता हूं, मैं इसके साइड में बताता हूं ताकि ये सेक्शन नंबर देख सको। ये कंपनी लॉ का सेक्शन नंबर 1 है। हमें सेक्शन 1 से सेक्शन 142 तक सारे सेक्शंस को सीखना है। मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा, याद करा दूंगा और साथ साथ नोट्स बनवा दूंगा। हमारे पेपर की बड़ी खास बात, जो हमारा इंटर का पेपर है ना बेटा, जैसे आपने फाउंडेशन का कंपनी लॉ का पेपर दिया, तो फाउंडेशन के लॉ के पेपर से अगर मैं कंपेयर करूं तो इंटर का लॉ का पेपर ज्यादा लेंदी होता है। लेंदी क्यों होता है बेटा? क्योंकि हमारा सिलेबस उससे बड़ा हो गया। तो आप एक बात ध्यान देना कि हमारा जो फाउंडेशन का सिलेबस है ना, वो इंटर के सिलेबस से ज्यादा लेंदी है, ज्यादा बड़ा है। तो इस सिलेबस को हैंडल करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है कि आपको इसको, राइट, आपको इसको समझना है, सारे को याद करना है, कभी भी रट्टाफिकेशन नहीं करना। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ चीजें दिखाता हूं, सामने स्क्रीन पर देखो आप जरा। जो स्क्रीन पर आप चीजें देख रहे हो ये सेक्शन 1 है। ठीक है, मैं नीचे उड़ाता हूं, आप स्क्रीन पर एक लाइन को देखना। हमें पूरे कंपनी लॉ को पढ़ना है। हम इसमें मेन काम क्या करने जा रहे हैं कि कंपनी लॉ को चलाने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। गवर्नमेंट की बनाई हुई मिनिस्ट्री है एमसीए, जो कंपनी लॉ को चलाती है। लेकिन अगर हमारे कभी भी कोई झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, हमारा कोई कोर्ट केस चलता है, तो कंपनी लॉ के केसेस को डिसाइड करने के लिए हमारी बॉडी है जिसका नाम है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो कंपनी लॉ के सारे केसेस को एनसीएलटी डिसाइड करता है।
कंपनी लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन को एमसीए चलाता है। मान लो एक बड़ा आसान एग्जांपल कि अगर किसी कंपनी को बनाना हो तो कंपनी को बनाने वाले लोगों को कहते हैं प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स वो पर्सन है जो कंपनी को बनाते हैं। बेटा आज तक कंपनी के बेसिक ओवरव्यू सीख रहे हैं, बेसिक फीचर सारे सीख रहे हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कंपनी को क्रिएट किया। क्रिएट करने का काम प्रमोटर्स करेंगे। ये प्रमोटर जैसी भी कंपनी बनाएंगे, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सारे डिसीजन वही लेंगे। प्रमोटर्स कंपनी को बनाने के बाद अपने आप इस कंपनी के शेयर होल्डर भी बन सकते हैं, अपने आप इस कंपनी के डायरेक्टर भी बन सकते हैं। अब प्रमोटर डिसाइड करते हैं कि हम शेयर होल्डर बनेंगे तो सारे शेयर्स खुद ही खरीद लेते हैं। अगर प्रमोटर डिसाइड करते हैं कि हमें कंपनी में बहुत पैसा चाहिए और पैसा चाहिए कंपनी को चलाने के लिए, तो वो अपने शेयर्स बाहर पब्लिक को इशू करते हैं। जब कंपनी अपने शेयर्स आम पब्लिक को इशू करना चाहती है तो कंपनी एक प्रोस्पेक्टस बनाती है, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था। प्रोस्पेक्टस में हम अपने शेयर्स आम पब्लिक को इशू करते हैं। जब कंपनी अपने शेयर्स आम पब्लिक को इशू करती है तो इसे बोलते हैं पब्लिक ऑफर। कंपनी अपनी लाइफ में पहली बार पब्लिक ऑफर लेकर आती है तो उसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये बड़ा फेमस वर्ड है, आपने इसको न्यूज़पेपर्स में भी जगह जगह पढ़ा होगा। आईपीओ का मतलब है मैं पहली बार अपने शेयर्स आम पब्लिक को ऑफर करने आया हूं। इसमें पब्लिक में से कोई भी आदमी मेरे शेयर्स खरीद सकता है। पब्लिक में से जो कोई भी मेरे शेयर्स खरीदना चाहता है वो मुझे एक एप्लीकेशन देगा, पैसा देगा और मैं अपने शेयर्स उसे अलॉट कर दूंगा। अगला स्टेप क्या होगा कि जब हम अपनी कंपनी के शेयर्स किसी को देंगे तो वो आदमी बनेगा हमारा शेयर होल्डर। हर कंपनी में जो इक्विटी शेयर होल्डर होंगे उनके पास कंपनी को चलाने की, डिसीजन लेने की पावर होती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास डिसीजन लेने की कोई पावर नहीं होती। इक्विटी शेयर होल्डर डिसीजन लेते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के डिसीजन लेने की पावर को वोटिंग पावर कहा जाता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के अंदर किसी भी डिसीजन में वोट डालते हैं। जैसे आप इक्विटी शेयर होल्डर हो तो आप वोट डालोगे डिसीजन लेने के लिए। एक बड़ा सुंदर वर्ड बताता हूं कि शेयर होल्डर जब डिसीजन लेते हैं तो इसे बोलते हैं रिजोल्यूशन पास करना। रिजोल्यूशन मतलब प्रपोजल पास करना। तो शेयर होल्डर्स प्रपोजल पास करते हैं। जैसे मान लो कल को हमें बिजनेस एक्सपेंड करना है तो शेयर होल्डर डिसीजन लेंगे कि हम बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं। शेयर होल्डर प्रपोजल पास करेंगे। शेयर होल्डर्स इस कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। जो बड़े बड़े शेयर होल्डर हैं जिनके पास वोटिंग पावर ज्यादा होती है, 10%, 20%, 40%, 50%, खुद भी शेयर होल्डर बन जाते हैं, खुद भी डायरेक्टर बन जाते हैं। अगर वो चाहें किसी और को डायरेक्टर बना लें। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं साइज की, उसके अंदर शेयर होल्डर भी डायरेक्टर बनता है और बाहर से भी डायरेक्टर्स आते हैं। जो स्मॉल साइज कंपनीज होती हैं उसमें शेयर होल्डर जनरली अपने आप को या अपने जानकार लोगों को ही डायरेक्टर बनाता है। तो हर कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स होंगे जो डायरेक्टर्स का चुनाव करेंगे। ये डायरेक्टर्स कंपनी के सभी कामों को करेंगे। हम इन हर डायरेक्टर्स को, सभी डायरेक्टर्स को एक एक डिपार्टमेंट देते हैं। जैसे एक डिपार्टमेंट फाइनेंस का है तो हमने डायरेक्टर को डिपार्टमेंट दिया जिसको फाइनेंस की नॉलेज है कि आप कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड हो, इसे बोलते हैं कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर। एक अकाउंटिंग सेक्शन का हेड है, इसे बोलते हैं अकाउंट्स डायरेक्टर। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी बन सकते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बन सकते हैं। एक होता है लीगल डायरेक्टर जो कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट का हेड होता है। तो जनरली जो लॉयर्स होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, वो इस काम को करते हैं। फिर हमारी कंपनी का बिजनेस कैसा है, मान लो कल कोई कंपनी है रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम का बिजनेस करती है, तो इसके अंदर एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसको पेट्रोलियम की नॉलेज हो। तो ये होना चाहिए कोई केमिकल इंजीनियर। तो कंपनी क्या करती है, अपने यहां किसी केमिकल इंजीनियर को डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट कर देती है। तो अलग अलग कंपनीज में बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, हर डिपार्टमेंट का एक डायरेक्टर होता है। सभी डायरेक्टर्स कैसे काम करेंगे, उन्हें मैनेज करने के लिए डायरेक्टर्स का भी एक हेड बनाया जाता है, हम उसे बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। जनरली कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर को सारे काम करने की पावर दी जाती है, वो सबका हेड होता है। तो हम बहुत बार कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर को एक और नाम देते हैं, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हम कहते हैं कंपनी का सीईओ है, ये सभी डायरेक्टर्स का हेड है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है, सारे डिसीजन यही लेने का काम करता है। अब जब कंपनी कोई भी डिसीजन ले, कोई भी काम करे, हर कंपनी के अंदर हर काम करते हुए उसकी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार और कंपनीज को देनी होती है। अब रजिस्ट्रार और कंपनीज कैसे होती है बेटा, हर स्टेट का एक रजिस्ट्रार और कंपनीज होता है। दिल्ली का एक रजिस्ट्रार और कंपनी है, यूपी का एक है, हरियाणा का एक है, पंजाब का एक है। हर स्टेट का एक रजिस्ट्रार और कंपनीज होता है।
तो मुझे अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो उसकी कॉपी रजिस्ट्रार को सबमिट करनी है। अगर कंपनी को डिसीजन ले और रजिस्ट्रार को कॉपी सबमिट ना करे तो डिसीजन इनवैलिड है, डिफेक्टिव है, नहीं हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, हर कंपनी में सभी काम करते हुए रजिस्ट्रार को सारी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी पड़ती है, रजिस्ट्रार को सारी जानकारी देनी होती है। तो हर कंपनी कोई भी काम करेगी, रजिस्ट्रार को रेगुलरली सारी इंफॉर्मेशन अपडेट करती रहेगी, रजिस्ट्रार के पास सारी इंफॉर्मेशन की नॉलेज जाएगी। हर कंपनी अपने प्रॉपर अकाउंट्स बनाती है। अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, इसको बनाने के लिए हमारे पास सेट प्रोसीजर्स हैं। हमें अकाउंट्स बनाने हैं, कहाँ बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, उन अकाउंट्स को रखने के तरीके कैसे हैं, कंपनी में सब कुछ चीजें फिक्स है। हर कंपनी अपने अकाउंट्स बनाएगी, इसके लिए कंपनीज एक्ट का शेड्यूल नंबर 3 है। शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, शेड्यूल 3 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। ये सारे अकाउंट्स बनाएंगे और कंपनी के हेड ऑफिस पे रखेंगे। कंपनी लॉ में हम कंपनी में हेड ऑफिस वर्ड को बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस। तो हर कंपनी एक रजिस्टर्ड ऑफिस क्रिएट करती है जहां वो अपने सारे अकाउंट्स बनाकर रखती है और इन अकाउंट्स को शेयर होल्डर्स को दिखाते हैं, डायरेक्टर्स को दिखाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी के पास इनकी कॉपी फाइल होती है। ये सारा जो कंपनी लॉ है ये हर तरह की कंपनी को चलाते हैं। पब्लिक कंपनी है वो भी इसी लॉ में चलती है, प्राइवेट कंपनी भी इसी लॉ में चलाई जा रही है। आप एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बना दो। नॉन प्रॉफिट कंपनी कैसी होती है, जो चैरिटेबल बिजनेस करने के लिए बनी है, किसी मंदिर को चला रही है, किसी गुरुद्वारे को, मस्जिद को चला रही है, अनाथ आश्रम को चला रही है, हॉस्पिटल को चला रही है, इन सबको कहते हैं नॉन प्रॉफिट कंपनीज। तो नॉन प्रॉफिट कंपनी भी इसी लॉ में ऐसे ही बनाई जाती है। अब आपके सामने जो स्क्रीन पर है ये कंपनी लॉ का सेक्शन नंबर 1 है। मैं आपको सेक्शन नंबर 1 पढ़ना सिखाता हूं। आप मेरे साथ सेक्शन नंबर 1 के इन पॉइंट्स को एक बार देखो, इन्हें हमें कैसे पढ़ना है। देखो बेटा, देखिए सेक्शन 1 हमें यह सिखाता है कि ये कंपनीज एक्ट कहां पर अप्लाई होता है। तो सेक्शन 1 का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये प्रोविजंस कहां पर अप्लाई होंगे। तो ये सेक्शन 1 का हमारा सबसे पहला स्टेप है, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू। इस कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस कहां पर अप्लाई होंगे, कहां अप्लाई होंगे, ये नंबर 1। तो इस कंपनीज एक्ट के प्रोविजन कहां अप्लाई होंगे, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। जो कंपनी इस कंपनी लॉ में बनी है उन पर अप्लाई होंगे। एंड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, अगर कोई कंपनी किसी पुराने जमाने की कंपनी लॉ में बनी हो तो वहां भी अप्लाई होंगे। देखो ध्यान से देखो, इस कंपनी एक्ट के प्रोविजन कहां पर अप्लाई होंगे, इस कंपनी एक्ट के प्रोविजन इस लॉ में बनी हुई कंपनीज पर अप्लाई होंगे और पुराने जमाने की कंपनीज पर अप्लाई होंगे। आप इसे भी ध्यान से देखो कि जो कंपनीज इस कंपनी लॉ में बनती हैं, जो इस लॉ में बनाई जाती हैं, इन्हें कहते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। बोलो बेटा क्या कहते हैं, जो कंपनी इस कंपनी लॉ में बनाई जाती है उन्हें रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। ये इस कंपनी लॉ में क्रिएट हुई, राइट। और जो कंपनी किसी पुराने जमाने की कंपनी लॉ में बनी पड़ी हो, जिसे पुराने जमाने की किसी कंपनी लॉ में बनाया गया हो, उसे कहते हैं एग्जिस्टिंग कंपनी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपसे पूछेंगे भी कंपनीज कितने तरह की हुई, तो आपने कहना है कंपनीज 2 तरह की हुई। एक हुई रजिस्टर्ड कंपनी जो इस कंपनी लॉ में बनती है, एक है एग्जिस्टिंग कंपनी जो किसी पुराने जमाने की कंपनी लॉ में बनती है। हमारा कंपनी लॉ इन सभी कंपनीज पर अप्लाई होता है। अब उसके अलावा आप ये देखो, एक ये वर्ड देखो, एक ये वाला वर्ड देखो, एक ये वाला वर्ड देखो और एक ये वाला वर्ड देखो। पहला है, पहले में क्या वर्ड है, मेन हमारा वर्ड क्या है, पहले में हमारा मेन वर्ड है इंश्योरेंस कंपनीज। देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको फर्स्ट लाइन के साथ पढ़ेंगे, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू इंश्योरेंस कंपनीज। ये कंपनी लॉ इंश्योरेंस कंपनीज पर भी अप्लाई होता है। इंश्योरेंस कंपनी वो होती है जो इंश्योरेंस का बिजनेस करती है, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उनका एक अलग से लॉ है, इंश्योरेंस एक्ट। ये 1938 में बना था और उनका एक मॉडर्न टाइम का लॉ है IRDA एक्ट, ये 1999 में बना था। तो इंश्योरेंस कंपनीज पर इंश्योरेंस एक्ट भी अप्लाई होता है, इंश्योरेंस कंपनीज पर IRDA एक्ट भी अप्लाई होता है। तो ध्यान से इस बात को देखिए, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन पर ये कंपनी लॉ भी अप्लाई होता है, उन पर इंश्योरेंस एक्ट भी अप्लाई होता है, उन पर IRDA एक्ट भी अप्लाई होता है। तो क्या होगा, कल को तीनों लॉज में कंफ्लिक्ट हो जाए, तीनों लॉज के प्रोविजन अलग अलग हो जाए, तो हमारा कंपनीज एक्ट इंश्योरेंस कंपनीज पर कब अप्लाई होता है, ये इंश्योरेंस एक्ट इंश्योरेंस कंपनीज पर तब अप्लाई होता है जब इस एक्ट के प्रोविजन
इंश्योरेंस एक्ट से और IRDA एक्ट से कंफ्लिक्ट ना करते हो। इसको कैसे पढ़ते हैं? हम बोलेंगे कंपनीज एक्ट 2013 इंश्योरेंस कंपनीज पर तब अप्लाई करेगा जब वो इंश्योरेंस एक्ट से और IRDA एक्ट से कंफ्लिक्ट ना करता हो। तो कैसे लिखा गया? देखो, इसको यहां से पढ़ेंगे बेटा। कैसे पढ़ेंगे? आप इस वर्ड को देखो, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एक्सेप्ट वेयर, मतलब उसे छोड़ के, किसे छोड़ के? द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, जहां इस एक्ट के प्रोविजन आर इनकंसिस्टेंट, अगेंस्ट हैं। किसके अगेंस्ट हैं? विद द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट और IRDA एक्ट। तो अगर हमारे कंपनी लॉ के प्रोविजन इंश्योरेंस एक्ट से या IRDA एक्ट से इनकंसिस्टेंट हो, कंफ्लिक्ट करते हो, तो ये अप्लाई नहीं करेगा। इसका मतलब कंपनीज एक्ट इंश्योरेंस कंपनी पे अप्लाई करेगा नहीं करेगा? क्या कहेंगे बोलो? अगर आपसे पूछो कि क्या कंपनीज एक्ट इंश्योरेंस कंपनीज पर अप्लाई करेगा, तो दो आंसर बनेंगे, डबल आंसर बनेगा। पहला बनेगा कंपनीज एक्ट इंश्योरेंस कंपनीज पर अप्लाई करेगा, लेकिन कंपनीज एक्ट इंश्योरेंस कंपनीज पर वही अप्लाई करेगा जब ये इंश्योरेंस एक्ट से और IRDA एक्ट से कंफ्लिक्ट ना करता हो। उल्टा देखो, अगर हमारा इंश्योरेंस एक्ट, अगर हमारा कंपनीज एक्ट IRDA एक्ट से या इंश्योरेंस एक्ट से कंफ्लिक्ट करेगा, तो वही लॉ अप्लाई करेगा, हमारा लॉ अप्लाई होना बंद हो जाएगा, है ना बेटा? अगर हमारा लॉ उनसे कंफ्लिक्ट करेगा तो वो अप्लाई करेगा, नहीं कंफ्लिक्ट करेगा तो फिर हमारा लॉ अप्लाई करेगा। एक जैसे लॉ है तो हम अप्लाई करेंगे, कंफ्लिक्ट करेंगे तो वो अप्लाई करेंगे। यही बात दोबारा देखिए बैंकिंग कंपनीज में लिखी हुई है। एक बार बैंकिंग कंपनी की लाइन आप पढ़ के देखो, शाबाश, बैंकिंग कंपनी की लाइन आप पढ़ के देखो। बेटा जी, बैंकिंग कंपनी की लाइन आप पढ़ के देखो, क्या लिखी है मुझे बताओ, मीनिंग बताओ। इसका मतलब ये है कि इसमें भी दो केसेस हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सीख। पहला कि अगर ये क्या कहते हैं कंपनीज लॉ, तब उसमें अप्लाई होगा जबकि प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग कंपनीज जो है वो इनकंसिस्टेंट, प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन, मतलब जो प्रोविजंस हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से इनकंसिस्टेंट है, मतलब वो कंफ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं कि मतलब दोनों में नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक बोला आपने, बिल्कुल ठीक बोला बेटा। आप लोग जो बच्चे ऑनलाइन हो, आप भी बताओ बेटा, सारे एक बार जल्दी से बताओ, मीनिंग बन रहा है? मैं बताता हूं। हमारा लॉ बैंकिंग कंपनीज पर अप्लाई करेगा, लेकिन कब? जब ये लॉ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से कंफ्लिक्ट ना करता हो। अगर हमारा लॉ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से कंफ्लिक्ट करेगा तो फिर वही अप्लाई करेगा, हम अप्लाई होना बंद हो जाएंगे। अगर हमारा लॉ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से कंफ्लिक्ट नहीं करता, दोनों एक जैसे हैं, तो हमारा लॉ अप्लाई हुआ। बल्कि अगर दोनों एक ही जैसे हैं तो फिर तो दोनों में से कोई भी अप्लाई कर दो, दोनों सेम ही बात कह रहे हैं। अगर दोनों में झगड़ा होता तो दिक्कत होती ना, तो उन्हीं का लॉ अप्लाई करेगा। यही बात आती है इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए। पहले मैं मीनिंग बताता हूं, फिर आप इसे पढ़ो। ये सेंटेंस कहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को चलाने का एक लॉ है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। हमारा लॉ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पर भी अप्लाई करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वो होती हैं जो या तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती हैं, बनाती हैं, या इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली सभी कंपनीज पर ये लॉ अप्लाई करेगा, लेकिन ये उनके अपने लॉ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से कंफ्लिक्ट ना करता हो। अगर हमारा लॉ उनके इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से कंफ्लिक्ट करेगा तो फिर ये अप्लाई होना बंद हो जाएगा, फिर वो अप्लाई होगा। तो हमारा लॉ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 से कंफ्लिक्ट ना करे तब ये उन पर अप्लाई करेगा। अच्छा, हमने कौन कौन सी कंपनीज की बात बोली? पहले बोली इंश्योरेंस कंपनी की बात, फिर बैंकिंग कंपनी की बात, फिर इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसी तो बेटा सैकड़ों तरह की कंपनियां होती हैं जिनके अपने अलग लॉ होते हैं। तो चौथे पॉइंट में हमने सबको कवर कर दिया। देखो, आप इसको पढ़ना मत, पहले देखो क्या लिखा चौथे पॉइंट में। वो कहेगा अगर कोई भी ऐसी कंपनी है, कैसी कंपनी? जिसका अपना कोई अलग स्पेशल लॉ है। अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जिसका अपना कोई ऐसा अलग से स्पेशल लॉ है, तो ये कंपनीज एक्ट उन पर भी अप्लाई करेगा, लेकिन हर एक में वही कंडीशन होगी कि हमारा कंपनी लॉ उनके स्पेशल लॉ से कंफ्लिक्ट ना करता हो।
अगर हमारा कंपनी लॉ उनके स्पेशल उनके लॉ से कन्फ्लिक्ट करेगा तो उनका लॉ अप्लाई करेगा, और हमारा लॉ उनसे कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा तो हमारा लॉ अप्लाई करेगा, है ना बेटा। अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट क्या है, कंपनीज के अलावा कोई ऐसी बॉडी हो, कोई और ऐसी बॉडी जो बिजनेस करती हो, जैसे कि सोसाइटी, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कोई म्यूचुअल फंड, अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि हम इस लॉ को उन पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस लॉ को उन पर अप्लाई कर सकती है। लेकिन इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर इशू करती है, इस ऑर्डर को बोलते हैं नोटिफिकेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर इशू करती है, ऑर्डर इशू करके बोलती है कि हमारा कंपनीज लॉ, कंपनीज एक्ट कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई करेगा। जैसे ये कंपनीज एक्ट म्यूचुअल फंड्स पे अप्लाई करता है, ये कंपनीज एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर भी अप्लाई कर जाता है, तो ये ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी। बात पूछता हूं, क्या स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी कर सकती है? नहीं। क्या स्टेट गवर्नमेंट कह सकती है कि कंपनी लॉ किस किस पर अप्लाई करेगा? नहीं। इसको चलाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये मैंने आपको कंपनी लॉ का सेक्शन नंबर 1 बताया। एक बार शुरू से देखते हैं, उसे मत देखिएगा। पहला पॉइंट क्या है, ये कंपनीज एक्ट उन कंपनीज पर अप्लाई करेगा जो इस लॉ में बनी। दूसरा पॉइंट क्या है, ये कंपनीज एक्ट उन ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई करेगा जो किसी प्रीवियस लॉ में बनी। तीसरा है इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में। क्या है इंश्योरेंस कंपनी का प्रोविजन? इंश्योरेंस कंपनी और कंपनी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, तो फिर कंपनी एक्ट इसमें अप्लाई होगा। बहुत बढ़िया। अगर इंश्योरेंस कंपनीज का अपना लॉ, इंश्योरेंस एक्ट या आईआरडीए एक्ट हमारे कंपनी लॉ से कन्फ्लिक्ट ना करता हो, तो कंपनीज एक्ट उन पर भी अप्लाई करेगा, नहीं तो कंपनीज एक्ट उन पर अप्लाई नहीं करेगा। कन्फ्लिक्ट ना करता हो तो अप्लाई करेगा। ठीक है बेटा, मैं ना सेक्शन 1 के ऊपर आपको छोटे छोटे कुछ नोट्स बनवा देता हूँ। थोड़ी सी आज की पहली क्लास है ना, लिखने का तरीका और सीख रहे हैं बेटा। आप जो बच्चे ऑनलाइन हो ना, प्लीज आप भी नोट्स बनाना जरूर। आप मेरे सामने भी हो लेकिन बना लेना, इससे आपको लिखने का तरीका आना है। खास तौर पे आप जो बच्चे हमारी फाउंडेशन वाले पुराने बच्चे हो ना बेटा, वो प्लीज याद रखना कि पेपर जो है आपके इंटर लेवल के पेपर के अंदर फाइनल फाउंडेशन के पेपर से ज्यादा लेंदी है, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत मांग रहा है। हाँ, सिलेबस भी बड़ा है, पेपर भी लेंदी है बेटा। तो जैसे फाउंडेशन में आपने लिखने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की ना, आपका देखो पेपर, मेरे हिसाब से आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ, तो हमारे बच्चों का तो पेपर बहुत अच्छा हुआ फाउंडेशन का, क्योंकि हमने लिखने की बहुत प्रैक्टिस कर रखी थी बेटा। अदरवाइज पेपर इंटर का हल्का सा और लेंदी हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले सेक्शन 1 बताऊंगा। तो हर सेक्शन को लिखने से पहले, हर एक सेक्शन को लिखते हुए सबसे पहले सेक्शन को एक नाम देते हैं, टाइटल, उसके बाद उसका सेक्शन नंबर लिखते हैं, नंबर के बाद ये प्रोविजन लिखते हैं। यहां पर सेक्शन के अंदर सब सेक्शन नंबर नहीं है, कुछ बड़े सेक्शंस आएंगे, बड़े मेन, जिनके अंदर सब सेक्शन नंबर भी होंगे, उन्हें भी याद करना है। फाउंडेशन में सेक्शन नंबर याद ना करो फर्क नहीं पड़ता, इंटर में जरूर याद करना है। उसके बाद तीसरा, कहीं कहीं पर रूल नंबर बताऊंगा, रूल नंबर इतना, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, वो भी याद करने। और बीच में कुछ जगहों पर बताऊंगा फॉर्म नंबर, कि इस चीज का फॉर्म नंबर इतना है बेटा, उन्हें भी याद करना है। ये सब आपको याद करके रखना है अच्छे से। तो आप मेरे साथ शुरू करो, पहले सेक्शन की हेडिंग डालो, लिखो एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, लिखो, पहले बोलता हूं बेटा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 लिखा। हेडिंग के नीचे सामने लिखिए, हेडिंग के नीचे पहला पॉइंट लिखिए, पहले पॉइंट की सब हेडिंग बनाइए, लिखिए पहले पॉइंट की सब हेडिंग एप्लीकेबल प्रोविजन। पहले पॉइंट की सब हेडिंग एप्लीकेबल प्रोविजन, पहले पॉइंट की सब हेडिंग एप्लीकेबल प्रोविजन। एप्लीकेबल प्रोविजन के सामने लिखो सेक्शन 1। लिखा सेक्शन 1। अब इसके नीचे देखो, पहले हेडिंग लिखते हैं, फिर सेक्शन नंबर लिखते हैं, उसके बाद पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, देखो पहले पॉइंट को सामने देखो, ये कौन सी कंपनीज की बात बता रहा है, जो इस कंपनी लॉ में बनी या पुराने कंपनी लॉ में बनी, इसकी हेडिंग बनेगी, इसे बोलेंगे रजिस्टर्ड कंपनीज। तो पहले अगला पॉइंट जो है उसकी सब हेडिंग रजिस्टर्ड कंपनीज।
लिखो रजिस्टर्ड कंपनीज, इसमें लिखो कंपनीज एक्ट 2013 is applicable. Companies Act 2013 is applicable upon all those companies. आप इसमें all those companies को अंडरलाइन कर देना. Applicable upon all those companies which are registered under this Companies Act. Registered under this Companies Act, and it is also applicable upon all those companies which were registered under any previous company law. अभी बात याद दिलाऊंगा, जो कंपनी इस कंपनी लॉ में बनती है उन्हें रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं, और जो पुरानी किसी कंपनी लॉ में बनी थी उन्हें एग्जिस्टिंग कंपनी कहते हैं. अब ये तो बेटा हमने वो किताब, वो लाइन लिखी जो हमारी बुक्स में, किताबों में होती है, एक्ट में लिखी है कंपनी लॉ में. अब इसी लाइन को इसी में और एक्सप्लेन करना है, जहां हम एग्जामिनर को बता रहे हैं कि हमने इससे क्या सीखा, तो इसी पॉइंट को अब हम अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहे हैं. अभी जो लाइन थी वो बुक की लाइन थी, किताब की, अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. लिखिए इसी पॉइंट में आगे, द कंपनीज विच आर registered under this Companies Act are known as क्या बोलते हैं, known as registered companies. And the companies which are registered under previous Companies Act are known as existing companies. इन्हें एग्जिस्टिंग कंपनीज कहते हैं बेटा, फुल स्टॉप बेटा, ये खत्म हो गया काम. अब उसके बाद देखो अगला पॉइंट, देखो बेटा अगला पॉइंट की हेडिंग बनाएंगे इंश्योरेंस कंपनीज. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हेडिंग डालो इंश्योरेंस कंपनीज. इंश्योरेंस कंपनीज लिखो, दिस एक्ट is applicable upon insurance companies and it will apply upon the insurance companies only if
this act is not inconsistent with the provisions of not inconsistent with the provisions of, बेटा कौन से प्रोविजन, लॉ का नाम देखिए, प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938, इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड IRDA एक्ट, IRDA एक्ट 1999 लिखा बेटा। अब इसको ना हमें और एक्सप्लेन करना है अपनी लाइन में, अपनी लैंग्वेज में। इफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 clash with the provisions of Insurance Act, with the provisions of Insurance Act, then the provisions of Insurance Act will apply. Provisions of Insurance Act will apply. ठीक है, फिनिश बेटा। अब अगला पॉइंट, आप बताओ अगले पॉइंट की हेडिंग क्या होनी चाहिए, बैंकिंग। तो पिछले वाले तो मैं पॉइंट की तरह, बेटा अगर पिछले वाला पॉइंट एज इट इज खाली वर्ड बदल के बैंकिंग कंपनी कॉपी कर दें तो सेम ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगेगा रेक्टिफिकेशन जैसी बात है। तो अब हम अगले सेंटेंस को थोड़ा सा अलग लीगल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो अगले पॉइंट की हेडिंग बनाई बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज बेटा। आप इसमें लिखो दिस एक्ट इज एप्लीकेबल अपॉन द बैंकिंग कंपनीज if the provisions of this act do not clash with the provisions of banking company, do not clash with the provisions of Banking Regulation Act 1949, do not clash with the provisions of Banking Regulation Act 1949। ठीक है बेटा, ये भी फिनिश हो गया। अब आइए उसके बाद अगला पॉइंट, इसकी हेडिंग बनाएंगे बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आप लिखिएगा बेटा, यहां पर भी हमें वैसी बात बतानी है और इसको थोड़ा सा पिछले वाली लैंग्वेज को हल्का सा चेंज कर रहे हैं। आप लिखो दिस कंपनीज एक्ट 2013 is applicable upon the electricity companies also if the provisions of this act do not conflict with the provisions of Electricity Act 2003, Electricity Act 2003।
देखो ये हमारा मेन पॉइंट हो गए 3। अब हम इसके बाद किसकी बात करेंगे बेटा? अब हम इसकी बात करेंगे उन कंपनीज की जो किसी भी स्पेशल लॉ में चलती हो। अगर हमारा लॉ उनके स्पेशल लॉ से क्लैश नहीं करेगा तो ये लॉ वहां अप्लाई करेगा। बेटा किसी कंपनी का एग्जांपल दे सकते हो जो किसी स्पेशल लॉ में चलती हो? कोई ऐसी कंपनी जिसका अपना कोई स्पेशल लॉ होता हो, बैंकिंग के अलावा, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा, इंश्योरेंस के अलावा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, दिल्ली मेट्रो का अपना अलग लॉ है, नाम है दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, डीएमआरसी एक्ट। तो दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी एक्ट में काम करती है। हमारा कंपनी लॉ दिल्ली मेट्रो पर भी अप्लाई करता है, लेकिन अगर हमारी कंपनी लॉ के प्रोविजन और दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी एक्ट के प्रोविजन आपस में कंफ्लिक्ट कर जाएं, क्लैश कर जाएं, तो हमारा लॉ अप्लाई होना बंद हो जाता है। फिर डीएमआरसी एक्ट के प्रोविजन उस पर अप्लाई होते हैं, वही काम करते हैं। तो आप लिखिए दिस लॉ, ये अगला पॉइंट है, इसकी कोई हेडिंग नहीं बना रही। दिस लॉ इज एप्लीकेबल अपॉन all those companies which are covered under DMRC Act, which are covered under DMR, sorry, which are covered under Special Act, which are covered under Special Act, if the provisions of this Companies Act are not inconsistent sorry with the provisions of the companies with the provisions of the Special Act, with the provisions of the Special Act. For example, Delhi Metro Railway Corporation has a special law known as DMRC Act. Known as DMRC Act. This law is applicable. This law is applicable upon this company also. This company also, and in this case, the Companies Act must not conflict with the DMRC Act. Must not conflict with the DMRC Act. हमारा लॉ डीएमआरसी एक्ट से कंफ्लिक्ट ना करता हो। ये फिनिश हो गया काम। अब ये बेटा लास्ट पॉइंट है। ये बता क्या कह रहे हैं, अगर कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन हो और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हम ये लॉ उस पर भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ये लॉ उस पर अप्लाई कर सकती थी, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को क्या इश्यू करना पड़ता है? एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है। नोटिफिकेशन का मतलब होता है ऑर्डर इशू करती है। ये ऑर्डर कौन इशू करेगा बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए इशू करती है। तो आप एक लास्ट पॉइंट और लिखिए, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल अपॉन all those organizations for which central government issues
a notification, central government issues a notification एक लाइन और एक्सप्लेन कर रही हूं। नोटिफिकेशन इज इशूड बाय एमसीए, notification is issued by MCA by which the government announces that this law will be applicable upon this law will be applicable upon these organizations फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं कहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है कि ये लॉ म्यूचुअल फंड्स पर अप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इशूड अ नोटिफिकेशन दैट this law will apply to mutual funds this law will apply to mutual funds। बस बेटा एक बार यहां तक सारा पढ़ के देखो। देखो मैंने आपको ना सेक्शन 1 बताया, एक बार मेन बात फिर से याद दिलाता हूं। देखो कंपनी लॉ में हमें क्या पढ़ना है बेटा, ये आपने सेक्शन नंबर 1 पढ़ा। हमें 1 नंबर से 142 नंबर तक के सेक्शन पढ़ने हैं। हमें ना सारे सेक्शन नंबर याद करने, हर सेक्शन का मीनिंग सीखना है। कोई भी सेक्शन एमसीक्यू में काम आ सकता है, तो इस सेक्शन का छोटा सा पॉइंट बनाकर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि इज द कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज। नीचे 4 ऑप्शन लिखे होंगे, कैसे अप्लाई होगा, जब ये लॉ से क्लैश करे, लॉ से क्लैश ना करे, लॉ मैच करे, ऐसे कुछ करके 4 ऑप्शन हो सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन थ्योरी में आ सकता है, जहां हम उस क्वेश्चन के थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके एक्सप्लेन करेंगे, पॉइंट्स बना बना के एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे वो केस स्टडी में आ सकता है। केस स्टडी में क्वेश्चन दे देंगे कि दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन एक कंपनी है, दिल्ली मेट्रो का अपना अलग लॉ है, डीएमआरसी के लॉ में लिखा हुआ है कि डीएमआरसी में मिनिमम 5 डायरेक्टर होंगे, कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि किसी भी पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं। तो आपसे बताएंगे, पूछेंगे बताओ डीएमआरसी में डायरेक्टर 5 होंगे या मिनिमम या 3 होंगे। उनके अपने लॉ में लिखा है 5, हमारे लॉ में लिखा है 3, तो कौन सा लॉ अप्लाई करेगा? दोनों कंफ्लिक्ट कर रहे हैं। डीएमआरसी का लॉ कहता है मिनिमम 5 डायरेक्टर, कंपनी से कहता है मिनिमम 3 डायरेक्टर, तो डीएमआरसी का अपना लॉ अप्लाई कर जाएगा, मिनिमम 5 डायरेक्टर होंगे। अगर क्वेश्चन कहता है कि दोनों लॉज की प्रोविजन में कंफ्लिक्ट नहीं है, तो फिर हम कंपनी लॉ को अप्लाई करते हैं। ये किसी भी लॉ को अप्लाई करने का हमारा तरीका हुआ, ये हम क्वेश्चंस को ऐसे अप्लाई करते हैं। एक बार सारे प्रोविजन को पूरे को पढ़ के देख लो, कोई भी डाउट मन में कुछ भी पूछो बेटा, किसी भी प्रोविजन में कोई डाउट हो मुझे बताओ, एक बार पढ़ के देखो। बेटा आपके बच्चे ऑनलाइन हो, आपने कुछ पूछना बेटा, किसी भी बच्चे ने कोई पॉइंट पूछना हो, आपने कुछ कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपने पूछना बेटा। अंजलि, अश्वती, अच्छा अंजलि जी बाहर ही हैं। अश्वती समझ में आ रहा है बेटा सारा पॉइंट? बस बेटा ठीक है ना, इसको पढ़ के देखो।
ठीक है बेटा, बस बेटा इतनी काम करते हैं। जब हम कमिंग क्लास से शुरू कर देंगे ना बैच शुरू हो जाएगा, हम एक एक सेक्शन को ऐसे ही पढ़ेंगे। यहां से आपको बुक्स बनेंगी, जो हमारी किताब है उसमें हमने लास्ट 10 अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए। तो आपको बुक मिलेगी दो तरह से फॉर्म में मिलेगी, एक तो मेन किताब मिलेगी, कॉन्सेप्ट वाली किताब मिलेगी, और एक मिलेगी क्वेश्चन आंसर वाली बुक। इसमें हमने लास्ट एग्जाम के क्वेश्चन आंसर अलग से सारे के सारे बैठ के अटेम्प्ट किए, सॉल्व किए। बेटा आपने बस सारे को अच्छे से पढ़ना है, घर पे एक फेयर नोटबुक बनानी है। क्लास में पढ़ा, याद किया, घर पे गए और याद करके फेयर नोटबुक में दोबारा लिख लिया। फिर हर चैप्टर को खत्म करने के बाद एक टेस्ट देना है, ताकि आपने कितना अच्छा याद किया उसको आपने अच्छे से परफॉर्मेंस को अपनी जज करके रखना है। बस ऐसे ही काम करके रखना है बेटा। आज वाले में से कोई डाउट आपने पूछना बेटा, तो बस हम लोग कमिंग क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलिए गुड डे बेटा।